1984 में नासा द्वारा खींची गई ये तस्वीर नॉर्थ पोल के बर्फ की है। वही दूसरी सेम जगह की तस्वीर 2019 की, यानी सिर्फ 40 सालों में नॉर्थ पोल की बर्फ तेजी से पिघल रही है। अब ये लगभग हर 10 सालों में 12.2% के स्पीड से पिघल रही है। पर नॉर्थ पोल की इस पिघले बर्फ को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने आर्कटिक रिफ्लेक्शन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि मार्स कॉलोनाइजेशन जैसा ही एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। अब साइंटिस्ट ने 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया, जो कि भारत के आकार का लगभग 5 गुना है, उसे महज 6 सालों के अंदर फिर से रिफ्रीज करने का प्लानिंग कर रहा है, जिसके चलते वो पूरे नॉर्थ पोल पर लगातार नमकीन पानी डालता रहेगा, जो कि रिफ्रीजिंग में मदद करने वाला है। अब ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा हालत देखते हुए साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि 2030 तक आर्कटिक रीजन का सारा बर्फ पिघल चुका होगा। और इसको लेकर नासा साइंटिस्ट क्रिटिना प्रिस्टन की रिसर्च ये कहती है कि अगले 25 सालों में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा और उससे जो गर्मी बढ़ेगी, उतनी ही गर्मी 2030 के बाद एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसा उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए दुनिया के सामने पेश किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आर्कटिक रीजन के सारे बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के कई बड़े शहर पानी के नीचे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये समुद्र के बीच में जो आप ये इलेक्ट्रिक पोल्स देख रहे हो, वहाँ पर आज से कुछ साल पहले एक गाँव हुआ करता था। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के बड़े शहर जैसे कि इटली का वेनिस, नीदरलैंड का आम्स्टर्डम, यूएसए का वर्जीनिया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ तक कि हमारे देश का मुंबई, ये वो शहर है जहाँ सी लेवल तेजी से बढ़ रहा है, जो हर साल डूबता ही जा रहा है। जब पहली बार साल 1850 में साइंटिस्ट ने धरती का ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, तब धरती का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 13.73 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था। पर इसके बाद यूरोपियंस ने इंडस्ट्री की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी, मोटर इंजिन बनाना चालू किया, जिसके बाद हर 10 सालों में धरती का एवरेज टेम्परेचर 0.06 डिग्री सेल्सियस बढ़ता गया। साल 1982 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आम बात हो गई और चाइना, जापान, कोरिया और इंडिया जैसे देश भी इस रेस में दौड़ने निकल पड़े, तब धरती का एवरेज टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता चला गया। और 80s के बाद से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा, तब से धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी तेजी से बढ़ती चली गई। अब धरती के ऐसे हालत को देखकर साइंटिस्ट का आर्कटिक रीजन को फ्रीज करने का ये प्रोजेक्ट धरती पर रह रहे हर जीव के लिए और हम इंसानों के लिए भी लाइफ सेविंग कदम साबित हो सकता है। मोनालिसा में एलियन दिख गया, जिसे देखकर नासा भी हैरान हो चुका है। अब आज के दिन मोनालिसा के पेंटिंग की कीमत करीब $1 बिलियन जितनी है। लेकिन आखिर क्या राज छिपा है इस पेंटिंग के अंदर? तो एलियन से जुड़ी कुछ राज अपने पेंटिंग मोनालिसा में छिपा कर रखा था। अब इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो ने मिरर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ताकि वो मोनालिसा की पेंटिंग में कुछ सीक्रेट मैसेज को छिपा सके। अब इस पेंटिंग को कॉपी करके हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के बाद दोनों इमेजेस को आपस में जब जोड़ दिया गया, तब इस पॉइंट में कुछ अजीब चीज नोटिस की गई, शायद कोई काली आंखों वाला एलियन क्रिएचर। अब इसके अलावा लियोनार्डो की बनाई गई दूसरे पेंटिंग्स में भी कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें छिपी हुई है। मतलब ये बात क्लियर है कि इस पेंटिंग के थ्रू लियोनार्डो एलियंस का हिडन मैसेज पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। अब गौर से नोटिस करने पर आपको मोनालिसा के दो आंखों में बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स दिखेंगे। मोनालिसा के दाई आंखों पर LV यानी लियोनार्डो दा विंची लिखा हुआ है, वही इसके बाई आंख पर CEYAB लिखा हो सकता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग अभी तक किसी को नहीं पता। पर पेंटिंग में बनी ये लेडी आखिर कौन है, 90% लोग ये बात नहीं जानते। अब इस पेंटिंग में दिख रही इस लेडी का नाम था लिसा ग्रेहर्डिनी, जिनकी शादी फ्रांसिस्को जियोकोंडो नाम के एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुआ था। उसने इस पेंटिंग को अपनी बीवी के लिए बनवाया था, इसीलिए इस पेंटिंग के 2 नाम दिए गए। पहला था मोनालिसा, जो कि मैडोना लिसा से आया था। वो इसका दूसरा नाम था ला जियोकोंडो, क्योंकि शादी के बाद लिसा ग्रेहर्डिनी का नाम हो गया था लिसा जियोकोंडो। वही जियोकोंडो वर्ड का मतलब है हंसमुख, और आज मोनालिसा की यही हंसी पूरे दुनिया में मशहूर है। लेकिन मोनालिसा की ये तस्वीर एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स है। दरअसल 1504 में राफेल नाम के एक आर्टिस्ट ने बस एक पेन और इंक की मदद से एक रफ स्केच बनाया, जो कुछ ऐसा दिखता था। पर अगर इसे मोनालिसा की पेंटिंग से तुलना करें तो काफी डिफरेंसेस नजर आता है। लेकिन मोनालिसा की दूसरी पेंटिंग को पहले खुद लियोनार्डो ने ही बनाया था, उसके बाद राफेल ने इसकी कॉपी करके अपनी पेंटिंग को बनाया, जो कि दुनिया के सामने 1914 को आई, और वो कुछ ऐसा दिखता था। ये दूसरी मोनालिसा की तस्वीर लॉवरे म्यूजियम में रखी मोनालिसा की रियल पेंटिंग से 3.5 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी थी।
अब इन सब रीजंस को देखते हुए एक्सपर्ट ने एक नई थ्योरी इजाद की। इसमें यह कहा गया कि लियोनार्डो ने असल में दो मोनालिसा की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, यानी कि इन दोनों पेंटिंग्स को विंची नहीं बनाया था, पर बाद में जो मोनालिसा की पेंटिंग मिली वो विंची द्वारा बनाई गई पहली मोनालिसा की पेंटिंग ही थी, जिसमें उन्होंने अपने ड्राइंग स्टाइल के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। इसलिए इस पेंटिंग में दिख रही मोनालिसा की उम्र दूसरे मोनालिसा के कंपैरिजन में काफी कम लगती है। पर आज के दिन ये वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत $860 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में 7200 करोड़ रुपीस के आसपास होता है। पर इस पेंटिंग को इटली में बनाया गया था, तो आखिर ये फ्रांस म्यूजियम में कैसे पहुंचा? तो 1516 में फ्रांस के राजा ने विंची को जब फ्रांस बुलाया, तब उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को इटली से अपने साथ ले गए। पर 1519 में फ्रांस में विंची की मौत हो गई, जिसके बाद इस पेंटिंग को उनके स्टूडेंट सलाई को दे दिया गया। पर सलाई ने 4000 सोने के सिक्कों के बदले फ्रांस के किंग फ्रांसिस को इसे बेच दिया। फिर इसके 400 साल बाद 21 अगस्त 1911 में पेरिस के लॉवरे म्यूजियम से 3 लोगों ने इस पेंटिंग को चुराया। अब इस चोरी के मास्टरमाइंड वेनकेंजो पिउरेगिया, जो कि लॉवरे म्यूजियम में ही काम करते थे, उन्होंने एक रात म्यूजियम में ही गुजारा और सुबह को पेंटिंग की चोरी करके वहां से बाहर निकल गए। अब उनके मुताबिक लियोनार्डो, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनवाया था, वो इटालियन थे, इसलिए इस पेंटिंग की जगह भी इटली में ही होनी चाहिए। अब इस पेंटिंग की चोरी के बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि डिटेक्टिव की एक पूरी टीम तैयार की गई चोर को पकड़ने के लिए, पर वो भी इसको ढूंढने में नाकाम रहे। पर वही दूसरी तरफ पेरुगिया ने इस पेंटिंग को 2 सालों तक अपने ही घर में छिपा कर रखा, पर आखिरकार वो इस पेंटिंग को बेचने के लिए फ्लोरेंस शहर के एक डीलर के पास ले गए। लेकिन वो डीलर पेंटिंग के पीछे लगे स्टैम्प को देखकर ये समझ चुका था कि ये मोनालिसा का रियल पेंटिंग है, और इसी गलती के कारण आखिरकार विनकेंजो गिरफ्तार कर लिया गया और इस पेंटिंग को 4 जनवरी 1914 को वापस लॉवरे म्यूजियम में ही रख दिया गया। वेज वर्सेस नॉन वेज, आखिर कौन सा खाना हम इंसानों के शरीर के लिए सबसे अच्छा है और किस टाइप का खाना खाने से हम अपनी जिंदगी में लंबी उम्र अच्छी हेल्थ के साथ जिएंगे? तो सच्चाई जानने के लिए हमें हम इंसानों के सबसे पुराने पूर्वज के पास जाना होगा, जिसे दुनिया का फर्स्ट प्राइमेट एनिमल भी कहा जाता है और जिसका नाम पुर्गाटोरस रखा गया है। ये प्राइमेट आज के सभी मंकीज, ह्यूमंस और एप्स के पूर्वज थे। अब ऐसा माना जाता है कि ये प्राइमेट्स मेनली पहले सिर्फ फल ही खाया करते थे, और यही वजह है कि अपने एंसेस्टर के जैसा ही आज भी हमें फल खाना काफी पसंद होता है और ये हमें काफी मीठा लगता है, क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना खाना है। जबकि मांसाहारी एनिमल्स में स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स बहुत ही कम होती है या फिर एक्टिव होती ही नहीं है। यही कारण है कि वो मीठा टेस्ट नहीं कर पाता। जबकि इंसान और बंदर आज भी फ्रूट्स को बड़ी आसानी से एंजॉय करते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि हमारे डाइट की शुरुआत फलों से ही हुई है। आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले जब धरती पर कुछ चेंजेस होने की वजह से ये घने जंगल ग्रासलैंड में बदलने लगे, यानी कि जनवरी से अप्रैल के बीच सूखा पड़ने लगा, तब हमारे पूर्वज में कुछ बदलाव हुआ। इनमें से कुछ ने मजबूरी में भी जानवर का शिकार ना करके लो क्वालिटी प्लांट्स खाकर जिंदा रहने लगे, जिसके कारण वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। वही दूसरी ओर कुछ ऐसी भी स्पीसीज थी जो उस वक्त में मरे हुए जानवर और छोटे कीड़े मकोड़े को खाकर जिंदा रहना सीख लिया, जिससे कि उनकी बॉडी हाई प्रोटीन डाइट को भी पचाना सीख गई। और इसी हाई प्रोटीन डाइट की वजह से कुछ स्पीसीज तेज दिमाग के होते गए, और इसी तेज दिमाग होने के चलते हम इंसानों ने फायर को डिस्कवर कर लिया, जिससे कि हम इंसान मीट को पकाकर खाने लगे। यानी कि हम इंसानों को कच्चे मीट खाने वाले जीवों की तरह इवॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ी। और यही वजह है कि आज भी हमें कच्चा मीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि उसे पकाकर खाना ही हम पसंद करते हैं। लेकिन नॉनवेज डाइट से सिर्फ अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बॉडी में प्रोटीन मेटाबोलाइज्ड होता है तो उससे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया बनता है, और इस यूरिया को एक्सक्रीट करने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो हाई प्रोटीन नॉनवेज डाइट लेने से बॉडी का बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, जिससे कि बॉडी बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, और कोई भी इंसान नॉनवेज डाइट के चलते ज्यादा टाइम तक रनिंग नहीं कर पाता। वहीं पर वेजिटेरियन डाइट कार्बोहाइड्रेट से फुल होता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 3 ग्राम वाटर को बॉडी में रिटेन करता है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा हाइड्रेट हो जाते हो, जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने में काफी मदद कर सकता है। अब जैसे मीट खाने से हमारे ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस में काफी मदद मिलती है, उसी तरह सिर्फ वेगन डाइट लेने से
हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है और इसकी कमी से हार्मोन्स, ब्रेन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की फंक्शंस में काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है, जिससे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट के मामले में एक नॉनवेज डाइट काफी ज्यादा एडवांटेज में रहता है। अब अगर एक रिपोर्ट की माने तो वेजिटेरियंस में नॉन वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में हार्ट डिजीज का खतरा 24% तक कम होता है। पर इसमें भी ये डिजीज रेड मीट से रिलेटेड है, क्योंकि स्टडी में ऐसे भी नॉन वेजिटेरियन लोग पाए गए थे जो केवल फिश ही खाया करते थे और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा वेजिटेरियन के कंपैरिजन में भी 10% कम है। इसीलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरा नॉन वेजिटेरियन ही घातक है। बस आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच चूज करना होगा। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट वुमन के केस को देखें जो रेगुलरली फिश और रेड मीट खाती है, तो उनके बच्चे हाई ब्लड प्रेशर के साथ पैदा होता है, क्योंकि उनका कार्टिजन लेवल हाई होता है। साथ ही उनमें कैंसर होने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। WHO और IARC दोनों ने रेड मीट जैसे कि बीफ, पोर्क, गोट, लैम्ब और हॉर्स मीट को पॉसिबल कार्सिनोजेंस के लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग रेड मीट कोलोरेक्टल कैंसर का कारण है। अब रिसर्चर्स यहाँ तक बताते हैं कि पर 100 ग्राम रेड मीट आपकी बॉडी में 10% तक कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। तो अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी एक्सट्रीम ऑप्शन चूज करना हमारे हेल्दी लिविंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि वेज और नॉन वेज दोनों में से बेस्ट ऑप्शन चूज करके एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाने में ही काफी ज्यादा समझदारी है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत ही फॉलो बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।